कहानी शुरू होती है विल से, जो अपनी बिजी और प्रेशर भरी जिंदगी से ब्रेक लेने के लिए अपनी फैमिली के पास स्पेन आता है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर विल ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है। एयरपोर्ट पर उसका वालिद मार्टिन उसका वार्मली वेलकम करता है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है, जैसे वो सिर्फ अपने बेटे को नहीं बल्कि किसी अनजाने खतरे को भी देख रहा हो। दोनों कैजुअल बातें करते हुए घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते भर मार्टिन का फोकस इधर उधर होता है, जैसे वो कंफर्म कर रहा हो कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। घर पहुंचने पर विल की वालिदा लॉरी, छोटा भाई जॉश और जॉश की गर्लफ्रेंड दारा उसका मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करते हैं। माहौल हल्का फुल्का और खुशगवार होता है। डिनर टेबल पर सब पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, बचपन के फ़नी वाक़यात, बार बार सिटी चेंज करने की बातें, और कुछ लम्हों के लिए लगता है कि दुनिया में कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं रहता। अचानक विल के पास एक अर्जेंट कॉल आती है। वो पहले इग्नोर करता है, लेकिन जब दोबारा कॉल आती है तो वो उठाता है और उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी कोलैप्स हो चुकी है। ये खबर उसे अंदर से हिला देती है। वो ये बात फैमिली को बताता है, जिससे माहौल अचानक हैवी हो जाता है। सब उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन विल के लिए ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, बल्कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और कंट्रोल टूट जाता है। वो डिनर छोड़कर तन्हा समंदर के किनारे चला जाता है। लहरों की आवाज़ के दरमियान वो अपनी ज़िंदगी के फैसलों पर सोचता रहता है। कुछ देर बाद मार्टिन उसके पास आता है। दोनों के दरमियान एक इमोशनल बात होती है, जहां मार्टिन उसे समझाता है कि हर लॉस एंड नहीं होता, लेकिन उसकी बातों के पीछे भी कुछ छुपा होता है, जैसे वो सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि किसी और बड़ी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हो। अगला दिन फैमिली डिसाइड करती है कि वो सब मिलकर बोट ट्रिप पर जाएंगे, ताकि मूड फ्रेश हो सके। शुरू में सब कुछ नॉर्मल होता है, हंसी मजाक, पानी की लहरें और हल्का फुल्का फन। लेकिन धीरे धीरे टेंशन वापस आने लगती है। विल का ध्यान बार बार अपनी प्रॉब्लम्स पर चला जाता है और वो प्रॉपर्ली बोट कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी दौरान दूर से एक फास्ट मोटर बोट उनकी तरफ आती है, जो उनके करीब डेंजरसली पास होती है। मार्टिन फौरन रिएक्ट करता है और विल को कंट्रोल लेने के लिए कहता है। सिचुएशन थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं। इसी टेंशन के बीच विल का फोन दोबारा बजता है और इस दफा मार्टिन अपना सब्र खो देता है। वो गुस्से में आकर फोन पकड़ता है और सीधा समंदर में फेंक देता है। विल शॉक्ड रह जाता है। दोनों के दरमियान इंटेंस आर्ग्यूमेंट होता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में विल एक इम्पल्सिव डिसीजन लेता है। वो बोट से सीधा समंदर में छलांग लगा देता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तैरता हुआ किनारे की तरफ निकल जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है, दूर रहना, सबसे दूर। किनारे पर पहुंचकर वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, सांसें नॉर्मल करता है और फिर सोचता है कि शायद उसने ओवर रिएक्ट किया। वो डिसाइड करता है कि वापस जाकर सब ठीक करेगा, लेकिन जब वो बीच पर वापस आता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। न बोट अपनी जगह पर होती है, न उसकी फैमिली। सिर्फ हवा चल रही होती है और एक अजीब सी खामोशी उसे महसूस होती है। उस लम्हे विल को पहली दफ़ा फील होता है कि ये सिर्फ एक फैमिली ट्रिप नहीं था, बल्कि कुछ और ही शुरू हो चुका है। विल जब बीच पर खड़ा होता है और उसे अपनी फैमिली कहीं नजर नहीं आती, तो उसका दिल धीरे धीरे घबराना शुरू हो जाता है। पहले वो सोचता है कि शायद वो लोग मजाक कर रहे हों या थोड़ी दूर चले गए हों, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वो इधर उधर दौड़कर लोगों से पूछता है, लेकिन जबान का फर्क उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लोग कुछ कह रहे होते हैं, हाथ से इशारे कर रहे होते हैं, मगर विल के लिए सब कुछ बेकार होता है। उसे सिर्फ इतना महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। बेचैनी के साथ वो दोबारा समंदर की तरफ देखता है और दूर पानी में उसे अपनी बोट नजर आती है, लेकिन वो अजीब तरह से बेजान सी लग रही होती है, जैसे उसे किसी ने छोड़ दिया हो। विल फौरन पानी में उतरता है और तैरता हुआ बोट तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर चढ़ता है उसका शक यकीन में बदल जाता है। अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, इंजन बंद होता है और सबसे खौफनाक बात, उसकी फैमिली का कोई निशान नहीं होता। ना कोई आवाज़, ना कोई स्ट्रगल का सीधा सबूत, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी जो सीधा उसके दिल पर असर करती है। और वो बिना वक्त ज़ाया किए किनारे पर वापस आता है और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ता है। पुलिस स्टेशन में एंटर होते ही उसे उम्मीद होती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ का माहौल उसकी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स होता है। ऑफिसर्स रिलैक्स्ड बैठे होते हैं, जैसे किसी को कोई जल्दी ही ना हो। विल उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है, हर डिटेल के साथ, लेकिन उनका रिएक्शन ठंडा होता है, जैसे वो इसे एक नॉर्मल मिसिंग केस समझ रहे हों। ये रवैया विल के अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता।
इसी दरमियान एक अनजान शख्स उसके करीब आकर धीमी आवाज में कहता है कि अगर वो अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहता है तो पुलिस पर बिल्कुल भरोसा ना करे। ये बात सुनकर विल के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात का अंधेरा, सुनसान सड़कें और पीछे आती गाड़ियों की हेडलाइट्स उसके डर को और गहरा कर देती हैं। वो भागता है, रास्ते बदलता है, लेकिन पीछा करने वाले उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर वो मजबूरन एक गाड़ी चुराकर वहां से निकलता है और हाई स्पीड चेस शुरू हो जाती है। हर मोड़ पर उसे लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो किसी तरह बच निकलता है। लेकिन ये भागना ज्यादा देर तक नहीं चलता। अचानक उसकी गाड़ी स्लिप होती है और क्रैश हो जाती है। वो जमीन पर गिरता है, होश खोने लगता है और उसे घेर लिया जाता है। कुछ लोग उसे जोर जोर से मारते हैं, जैसे वो उसे जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहते। और तभी बिल्कुल आखिरी लम्हे पर अचानक से एक तेजी से मूव करता हुआ साया उन लोगों पर टूट पड़ता है। वो मार्टिन होता है, लेकिन ये वो मार्टिन नहीं होता जो कल तक एक सिंपल बाप लग रहा था। ये एक ट्रेन्ड फाइटर होता है जो सेकंड्स में अटैकर्स को गिरा देता है। विल हैरान रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसका बाप असल में है कौन। मार्टिन उसे उठाता है और जल्दी से वहां से निकलने को कहता है। विल अब सिर्फ एक सवाल पूछता है, मॉम और जॉश कहाँ है? लेकिन मार्टिन के पास इसका सीधा जवाब नहीं होता। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह देती है। कुछ देर के बाद वो एक सच बताता है जो विल की पूरी सोच बदल देता है कि ये सब एक रैंडम इंसिडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड ऑपरेशन है और उसका बाप एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसका उसे कभी अंदाजा नहीं था। अब विल सिर्फ अपनी फैमिली को नहीं बल्कि सच को ढूंढने के लिए भी मजबूर हो चुका होता है और असली खेल अब शुरू होता है। मार्टिन विल को जल्दी से वहां से निकालकर एक पुराने से सेफ हाउस में ले आता है, जहां हर चीज से लगता है कि ये जगह पहले से किसी इमरजेंसी के लिए तैयार रखी गई थी। मार्टिन गहरी सांस लेकर उसे बताता है कि कुछ लोग एक ऐसी चीज के पीछे हैं जो उसके पास अमानत के तौर पर आई थी और अब वो लोग उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ देर बाद मार्टिन को एक इनक्रिप्टेड कॉल मिलती है और वो डिसाइड करता है कि उन्हें एक कॉन्टैक्ट से मिलना होगा जो शायद उन्हें इस पजल का अगला टुकड़ा दे सकता है। रात के अंधेरे में दोनों गाड़ी में निकलते हैं। शहर की रोशनियां उनके चेहरों पर पड़ रही होती हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर खामोशी होती है। विल अपने बाप को देख रहा होता है जैसे पहली दफा उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। मीटिंग पॉइंट एक सुनसान जगह होती है जहां हर चीज नॉर्मल लगती है, लेकिन असल खतरा नजर नहीं आता। मार्टिन गाड़ी रोकता है और विल को अंदर रहने को कहता है। जाने से पहले वो एक लम्हा रुकता है और सीधा विल की तरफ देखकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी। ये अल्फाज अजीब लगते हैं, जैसे वो अलविदा कह रहा हो। मार्टिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है जहां एक आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों के दरमियान बात शुरू होती है, लेकिन विल दूर से ही महसूस कर लेता है कि कुछ ठीक नहीं। मार्टिन का बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव होता है और उस आदमी का लहजा ठंडा। अचानक सिचुएशन टेंस हो जाती है और उसी लम्हे हवा को चीरते हुए एक गोली चलती है। मार्टिन झटके के साथ जमीन पर गिरता है। विल की सांसें रुक जाती हैं। वो फौरन गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ भागता है। वो अपने बाप को संभालने की कोशिश करता है, उसे उठाता है, लेकिन खून बह रहा होता है और वक्त उसके हाथ से निकल चुका होता है। शौक के उस लम्हे में विल समझ भी नहीं पाता कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। दूर कहीं से दोबारा मूवमेंट होती है, जैसे कोई अब भी उन पर नजर रखे हुए हो। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होती है। वो जल्दी से मार्टिन के पास से एक छोटी सी चीज उठाता है, एक डिवाइस जिसे मार्टिन ने मजबूती से पकड़ा हुआ था, और बिना पीछे देखे वहां से भाग जाता है। अब उसके लिए हर शख्स दुश्मन होता है। रास्ते में उसका सामना पुलिस से होता है, जो बिना सवाल किए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। विल समझ जाता है कि सिस्टम भी क्लीन नहीं है। वो भागता है, गलियों में घुसता है, लोगों के दरमियान घुल मिल जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। इसी दौरान उसके पास एक अननोन कॉल आती है। वो पहले हेजिटेट करता है, फिर उठाता है, और दूसरी तरफ से उसकी माँ की रोती हुई आवाज़ सुनाई देती है। उसका दिल टूट जाता है। वो पूछती है कि क्या सब ठीक है, और विल के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन कॉल तुरंत एक और आदमी ले लेता है जिसका लहजा बिल्कुल ठंडा होता है। वो सीधा कह देता है कि अगर विल ने वो चीज़ वापस ना की तो उसकी फैमिली जिंदा नहीं रहेगी। अब सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं बल्कि एक एक्सचेंज गेम है। कॉल कट होती है और विल तन्हा रह जाता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं होता जो स्पेन आया था। अब उसकी आंखों में डर के साथ साथ डिटर्मिनेशन भी होती है। वो समझ चुका होता है कि सच सिर्फ ऊपर से नहीं मिलेगा, उसे अंदर तक जाना होगा।
इसी मिशन के दौरान उसकी मुलाकात लूसिया से होती है, एक ऐसी लड़की जो पहले उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि विल भी इस गेम का शिकार है। लूसिया कुछ ऐसे राज जानती होती है जो विल के पास मिसिंग पीसेस को जोड़ देते हैं। वो बताती है कि ये सब एक डबल क्रॉस है, जहां कुछ लोग अपनी पावर बचाने के लिए हर सबूत मिटा रहे हैं। अब विल के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो भागता रहे या फिर वापस मुड़कर इस गेम का हिस्सा बन जाए। वो दूसरा रास्ता चुनता है, क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी नहीं, उसकी फैमिली की होती है। और अब विल पूरी तरह तैयार होता है, ना सिर्फ भागने के लिए बल्कि लड़ने के लिए भी। लूसिया के साथ मिलकर वो एक रिस्की प्लान बनाता है, जहां वो जानबूझकर अपनी मूवमेंट ट्रेस होने देता है ताकि दुश्मन खुद सामने आए। शहर की रोशनियों के नीचे, भीड़ भरी जगहों और अंधेरी गलियों के दरमियान वो दोनों एक इनविजिबल गेम खेल रहे होते हैं, जहां हर मूव मौत के करीब ले जा सकता है। कुछ ही वक्त में उनका प्लान काम करता है और उन्हें पता चल जाता है कि एक्सचेंज एक हिडन लोकेशन पर होने वाला है, जहां सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही पहुंच सकते हैं। विल अकेला अंदर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो जानता है कि जितने कम लोग इन्वॉल्व होंगे उतना चांस ज्यादा होगा कि वो अपनी फैमिली तक पहुंच सके। जैसे ही वो उस जगह एंटर करता है, उसे फौरन काबू कर लिया जाता है। अंधेरा, ठंडी दीवारें और बेरहम लोग, हर चीज उसे ये महसूस कराती है कि वो सीधा दुश्मन के दिल में आ चुका है। उसे चेयर से बांध दिया जाता है और उस पर प्रेशर डाला जाता है कि वो चीज वापस करे जो सब चाहते हैं। विल पहले तो रेजिस्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर छुपे हुए लोग हैं जो अपनी करप्शन छुपाने के लिए सबूत मिटा रहे हैं। इसी दौरान एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट सामने आता है। वो लोग जो अपने आप को सेवियर दिखाते थे, असल में वही इस पूरी गेम के मास्टरमाइंड होते हैं। उनका प्लान सिंपल होता है, सबूत हासिल करो, गवाहों को खत्म करो और सिस्टम को क्लीन दिखाते रहो। लेकिन विल यहाँ सिर्फ कैद होने नहीं आया होता, वो अपनी अकल और हिम्मत का इस्तेमाल करके एक मौका निकालता है और सिचुएशन को पलट देता है। बाहर लूसिया भी रेडी होती है और जैसे ही सिग्नल मिलता है, वो अंदर घुसकर केओस क्रिएट करती है। अचानक हर तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है, अंधेरा रोशनी में बदल जाता है और हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा होता है। इस अफरा तफरी के दरमियान विल अपनी फैमिली तक पहुंचता है, बंधे हुए, डरे हुए, लेकिन जिंदा। वो उन्हें आज़ाद करता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनल रुकावट अभी बाकी होती है। मास्टरमाइंड खुद उनके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में गुरूर होता है और वो समझता है कि गेम अब भी उसके कंट्रोल में है। वो विल को प्रोवोक करता है, उसे वीक समझता है, लेकिन इस दफा विल वो आदमी नहीं होता जो पहले था। एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होती है, जहां ना सिर्फ फिजिकल फाइट बल्कि माइंड गेम भी चलता है। आखिरकार विल उसे हरा देता है और वो सबूत हासिल कर लेता है जो सच को दुनिया के सामने ला सकते हैं। बाहर निकलते ही पुलिस और एजेंसीज वहां पहुंच जाती है, लेकिन इस दफा कहानी डिफरेंट होती है। अब सच छुप नहीं सकता, करप्ट लोग एक्सपोज हो जाते हैं और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। विल अपनी माँ और भाई को गले लगाता है। वो लम्हा उसकी पूरी जर्नी का सबसे हैवी और इमोशनल मोमेंट होता है। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में सुकून, क्योंकि इस दफा उसने सिर्फ सरवाइव नहीं किया बल्कि जीत हासिल की है। कुछ वक्त बाद उसे एक ऑफर दिया जाता है कि वो इस हिडन दुनिया का हिस्सा बन सकता है, जहां पावर और कंट्रोल सब कुछ होता है। लेकिन विल सीधा मना कर देता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जिंदगी वापस चाहता है, सिंपल, नॉर्मल और अपनी फैमिली के साथ। वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब वही मासूमियत नहीं होती, बल्कि एक ऐसी गहराई होती है जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अंधेरे को देखकर वापस आए हों। और कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़कर, क्या कोई इंसान वाकई अपने माजी से आज़ाद हो सकता है, या फिर कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती?